मैंने ज़्यादातर 11th एडिशन ही पढ़ा है, स्किम थ्रू किया था 12th एडिशन, बट नॉट एग्जैक्टली इसको हर चीज़ को मार्क नहीं किया था उसमें। ओके, सो जब तक और लोग ज्वाइन कर लेते हैं, हम थोड़ी सी बात कर लेंगे टॉपिक से हट के, नहीं विद इन द टॉपिक रहते हुए, बट थोड़ी सी न्यू एडवांसमेंट्स की बात कर लेते हैं, या लिटरेचर की बात कर, लिटरेचर को देख लेते हैं, न्यू लिटरेचर को। ठीक है जी। उसके बाद फिर जैसे जैसे लोग ज्वाइन करेंगे, आई गेस थोड़े से और लोग हो जाएंगे, तो फिर हम इसको चेंज कर देंगे। अच्छा जी, न्यू लिटरेचर में सबसे पहले तो ये आ जाती है कि जो हम जो एक्सेस कैविटीज बनाते हैं, जो नॉर्मली एक्सेस कैविटीज बनाते हैं, हम एक्सेस लेते हैं रूट कैनाल करने से पहले, उसको कहते हैं ट्रेडिशनल एक्सेस कैविटी या ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी। ठीक है जी। ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी क्या थी? ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी ये थी कि लेट सपोज ये आपका, ठीक है जी, ये आपका टूथ है, ठीक है, और दिस इज योर पल्प। ठीक है जी। तो कैविटी ऐसे बनती है, एंडोडोंटिक एक्सेस कैविटी बनती है कि ये जो पल्प हॉर्न्स हैं, ये पल्प हॉर्न्स को इंक्लूड कर लिया जाता है और नियर अबाउट एक्सेस कैविटी ये खुल जाती है। ठीक है जी। तो ये कहलाती है एंडोडोंटिक एक्सेस, ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक एक्सेस कैविटी। ठीक है, जिसमें आपका पल्प हॉर्न्स इंक्लूड कर लिए जाते हैं। अगर पल्प हॉर्न्स इंक्लूड नहीं किए जाएं, क्यों नहीं किए जाएं? बिकॉज हमें कंजर्व करना है टूथ स्ट्रक्चर को। तो अगर हम टूथ स्ट्रक्चर को कंजर्व करना चाहें, तो उसमें वो डिफरेंट डिजाइन की कैविटीज अब आ गई हैं लिटरेचर में। बिकॉज व्हाट दे से इज कि जितना ज्यादा आप टूथ स्ट्रक्चर बचाएंगे, टूथ स्ट्रक्चर इज लाइक मनी। ठीक है, आप जितना ज्यादा स्पेंड करेंगे उतना कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा बचाएंगे उतना ज्यादा आप उसको उस पर रिलाई कर सकते हैं। इसी तरह ही जब टूथ स्ट्रक्चर ज्यादा जाया हो जाता है, व्हेन टूथ स्ट्रक्चर इज लॉस्ट, व्हाट हैपेंस इज द हेल्थ ऑफ द टूथ और द इंटेग्रिटी ऑफ द टूथ इज एक्चुअली लॉस्ट। तो उसमें जो कैविटी डिजाइन उन्होंने की, उसको उन्होंने कहा कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक एक्सेस कैविटी। पहले मैंने आपको जो बताई थी वो थी TEC, जो हम करते हैं नॉर्मली, ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक एक्सेस कैविटी। अब जो दूसरी आई है वो है कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी। ठीक है जी, C फॉर कंजर्वेटिव। कुछ लोग इसको कंस्ट्रिक्टेड भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इट इज एक्चुअली कंजर्वेटेड। अच्छा जी, कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक एक्सेस कैविटी में उन्होंने कहा कि आप, अच्छा, नॉर्मली सिंस यहाँ पे मेजॉरिटी जो है हमारे पास वो टीजीज की है, तो लेट सपोज ये हमारे पास टूथ है, ये मेजियल एरिया है, ये डिस्टल एरिया है, ये बक्कल एरिया है, ये लिंगुअल एरिया है। ये हमारे पास मीजोबक्कल कस्प, मीजोबक्कल कस्प, मीजोलिंगुअल कस्प, डिस्ट्रोबक्कल कस्प, डिस्ट्रोलिंगुअल कस्प। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल ग्रूव। ठीक है जी। अब मुझे कौन बताएगा कि हम नॉर्मली जो एक्सेस ओपनिंग करते हैं लोअर फर्स्ट मोलर की, उसका क्या होता है, किस तरह हम एक्सेस ओपनिंग करते हैं? मतलब हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारा कहाँ से एंट्री पॉइंट हो, कौन से कस्प को आइडेंटिफाई करके उधर से हम एंट्री पॉइंट लें और कहाँ तक जाएं? मुझे कोई बताएगा? I want the lecture to be very interactive, just because interaction will make you learn and me learn as well. ठीक है, तो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करें उतना ज्यादा बेहतर है। मैं थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट लेक्चर स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो, बिकॉज चैप्टर थोड़ा सा ड्राई है। तो आप लोग अपना माइक ऑन करके जो भी बता सकते हैं बता दें। ठीक है, इट्स बेटर कि आप चैट पे ना लिखें। यस, हैदर अली रिप्लाइड के मीजियो बक्कल कस्प से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी में हम मीजियो बक्कल कस्प से स्टार्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम नियर अबाउट इस एरिया से अंदर अंदर ही रहें।
ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे हमें डिस्टल कनाल मिल जाती है, सेंटर में सेंट्रल ग्रूव की तरफ जाते हैं तो डिस्टल कनाल मिल जाती है, मीजियोबक्कल कस्प से एंट्री लेते हैं, राइट। सो दिस वाज एक्चुअली व्हाट वाज ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी। ठीक है, नाउ अब जो कॉन्सेप्ट आया है वो आ गया है कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी। तो कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी क्या है कि लेट सपोज कि ये आपका मोलर ऑक्लूजल सरफेस है, ये मीजियोबक्कल कस्प है, ये मीजियोलिंगुअल कस्प है, अगेन बक्कल हियर, लिंगुअल है, मीजल है, डिस्टल है, ओके, एंड दीज आर द टू डिस्टल कस्प, और बीच में ये सेंट्रल ग्रूव चल रहा है। ठीक है जी। तो अब उसमें क्या कर रहे हैं कि मीजियोबक्कल कस्प से एंट्री पॉइंट नहीं ले रहे, a bit more distal to the mesobuccal cusp एंट्री पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, और अगेन एक्सेस कैविटी छोटी हो गई। ठीक है जी। तो ये कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी थी। पहले हमने बात कर ली ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी की, ये कंजर्वेटिव। इसमें क्या हो रहा है, हम पल्प हॉर्न्स को, इन सारे पल्प हॉर्न्स को रिमूव नहीं कर रहे। ठीक है, देयर कुड बी पल्प हॉर्न्स जो कि लाई कर रहे हो, छज्जा बना हुआ सा हो। लेट सपोज कि अगर मैं डायग्राम में समझाऊं तो, ठीक है, ये लेट सपोज दांत है, ठीक है, एंड दीज आर योर कनाल्स। ठीक है, तो हम एंडोडोंटिक एक्सेस कैविटी करेंगे तो हम एंडोडोंटिक एक्सेस कैविटी यूं करेंगे। ठीक है, दोनों से हमें एक्सेस मिल गई, यहां से हमारी डिस्टल में फाइल चली गई, यहां से हमारी मीजियल में फाइल चली गई। ठीक है, और हमारा एक्सेस कैविटी हो गई छोटी। पहले हम क्या कर रहे थे, हम सारे पल्प हॉर्न्स को इंक्लूड कर रहे थे ट्रेडिशनल में। कंजर्वेटिव में हम क्या कर रहे हैं, पल्प हॉर्न्स को कंप्लीटली नहीं कर रहे, तो ये छज्जा सा रह जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप ये छज्जा छोड़ दो, मेरे ख्याल से इसको स्ट्रट कहते हैं, अगर कोई मुझे करेक्ट करना चाहे तो कर दे। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा व्हाट वाज द वर्ड, लेकिन ये छज्जा जो होता है, जो सीलिंग के अंडर होता है, ठीक है, अंडर द सीलिंग पार्ट जो होता है, दैट इज एक्चुअली द पार्ट विच वी लीव इन कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी। ठीक है जी। तो उसका नुकसान क्या होता है कि वहां पे पल्प हॉर्न होता है, पल्प हॉर्न सही तरीके से क्लीन अप नहीं होता, वहां पे जो पल्प लगा हुआ होता है वो सही तरीके से क्लीन अप नहीं होता। लेकिन हमारे पास आजकल ऐसे एड्स आ गए हैं, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग डिवाइसेस आ गई हैं, इतने अच्छे एरिगेंट्स आ गए हैं, हम हाई कंसंट्रेशन में एरिगेंट्स यूज कर रहे हैं, एंड छोटा अगर खोल भी रहे हैं, कंजर्वेटिव खोल भी रहे हैं, तो वी हैव सच गुड फाइल सिस्टम्स राइट नाउ इन द मार्केट, लाइक जिसमें मेमोरी भी है, फाइल आपका शेप मेमोरी भी है जिसमें, और जो कि हाईली फ्लेक्सिबल है, मेड ऑफ नाइटा वायर हैं, जिसमें एम वायर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसमें टाइटेनियम ऑक्साइड कोटिंग यूज कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल कोटिंग, इलेक्ट्रोकेमिकली उसको ट्रीट कर रहे हैं फाइल्स को। तो ये सारी ट्रीटमेंट्स के बाद होता क्या है कि आपका छोटा चैम्बर खोलने की वजह से भी आपको क्लीनिंग शेपिंग acquire कर लेते हैं। What is the main goal? The main goal is actually cleaning and shaping the root canals. ठीक है, तो ये वहां पे ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी थी। फिर हम वहां पे कंजर्वेटिव, अब कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी में भी बहुत सारे और मसलक बन गए, या बहुत सारे और डिफरेंसेस निकाल लिए लोगों ने। ठीक है, कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी में एक ने कहा कि एक होगी NEC, निंजा एंडोडोंटिक कैविटी, ठीक है, और एक ने कहा कि होगी ट्रूस एक्सेस। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आप लोगों को सब आ रहा है समझ में? आवाज क्लियर है? एवरीथिंग इज गुड इनफ? Okay, so will straight line access be achievable in conservative endodontic cavity? जी हैदर, स्ट्रेट लाइन एक्सेस, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन एक्सेस एग्जैक्टली नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आजकल जिस तरह की मेटलर्जी फाइल्स की बन गई है, यू एक्चुअली डोंट नीड स्ट्रेट लाइन एक्सेस एनी मोर। ठीक है, दिस इज व्हाट द लिटरेचर सेज। ठीक है, फॉर IIM कैंडिडेट स्टिक टू द बुक। ठीक है, लेकिन अगर आप लिटरेचर की बात करें तो आजकल दुनिया में कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्सेस पे उस तरह काम नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, क्यों काम नहीं कर रहा है इसके बाद मैं सारी कैविटीज जब बता दूंगा तो मैं बताऊंगा व्हाई दिस एक्चुअली बतदरीज क्यों इंक्रीज होता गया, व्हाई दीज डिफरेंसेस केम इनटू बीइंग। ठीक है जी। ओके, सो इसमें कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी में दो चीजें आ गई, एक आ गई निंजा एंडोडोंटिक कैविटी और एक आ गई ट्रूस एक्सेस। कोई बताएगा निंजा एक्सेस को और क्या कहते हैं? एनीवन?
ओके, सो निंजा एक्सेस को कहते हैं पॉइंट एक्सेस। ठीक है जी, निंजा एक्सेस को क्या कहते हैं? पॉइंट एक्सेस। और ट्रूस एक्सेस को और क्या कहते हैं? ओरिफिस ओरिएंटेड एक्सेस। ठीक है जी, निंजा एक्सेस को क्या कह रहे हैं? पॉइंट एक्सेस। और ट्रूस एक्सेस को क्या कह रहे हैं? ओरिफिस ओरिएंटेड एक्सेस। अब दोनों में फर्क क्या है? निंजा एक्सेस में होगा क्या कि लेट सपोज आपको चैम्बर खोलना है तो आप इतनी सी एक कैविटी खोलेंगे। याद रहे, जब भी आप चैम्बर खोलते हैं तो टेपर्ड फैशन में खोलते हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल खोल रहे हो चाहे कंजर्वेटिव खोल रहे हो। ठीक है, आप टेपर्ड फैशन में खोलते हैं। तो इसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर से आप एक ओवल छोटा सा ओपनिंग बनाएंगे। ठीक है, पल्प चैम्बर में आप पेनिट्रेट करेंगे और आप ऐसी ओपनिंग कर देंगे जिससे आपको सारे ऑरिफिसेस नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लिनिशियंस बैठे हुए हैं जो इसी तरह करते होंगे नॉर्मली। ठीक है, मैं भी करता हूँ जब मेरा मूड होता है और जब सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और मैं कन्वीनियंस फॉर्म को छोड़ना चाहता हूँ और मेरे पास सारे एड्स मौजूद होते हैं, तो आई डू ओपन लाइक दिस। ठीक है, स्पेशली आई लाइक दिस व्हेन आई एम डूइंग maxillary first molars and maxillary second molars, क्योंकि life is so easy with a small cavity, आपको बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन में मसला होता है, लेकिन विद टाइम यू एक्चुअली गेन एक्सपीरियंस एंड यू एक्चुअली नो हाउ टू वर्क विद द स्मॉल एक्सेस। ठीक है जी, तो निंजा एक्सेस इज एक्चुअली पॉइंट एक्सेस। छोटा सा आपने ओपनिंग की और आपने ओपनिंग करके उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ट्रूस एक्सेस क्या होती है। ठीक है, आई एम रेजिंग दिस ऑल। अच्छा जी, अच्छा, कोई बता सकता है? किसी को पता याद है किसी को ट्रूस एक्सेस क्या होती है? मेरे ख्याल से इतने लेक्चर्स हुए हैं, डिस्कस हुआ होगा ये। ठीक है, कंसिडर दिस mesial, कंसिडर दिस distal। ठीक है जी, दिस इज योर लवली रूट कनाल एंड दिस इज योर चैम्बर। ठीक है जी, पल्प चैम्बर एंड पल्प रूट कनाल। अच्छा जी, अब होता क्या है इसमें कि आप ट्रूस एक्सेस में ओरिफिस ओरिएंटेड एक्सेस है, आप एक खड्डा यहाँ करते हैं, एक खड्डा यहाँ करते हैं। यू गो इनसाइड एंड विद द हेल्प ऑफ द ओरिफिस, लेट सपोज अगर 3 डायमेंशनली है तो आप 3 खड्डे करते हैं इसमें। आप मीजो बकल का खड्डा, मीजो लिंगुअल का खड्डा, डिस्टल का खड्डा, अगर डिस्टल 2 है तो डिस्टल का या एक खड्डे से दोनों ऑरिफिस को देख लें या एक को, और आप ये ओपनिंग्स करके आप डिब्राइड करने की कोशिश करते हैं। अब ट्रूस एक्सेस का मसला, ट्रूस एक्सेस क्यों कर रहे हैं आप? पहले मैं और भी पीछे भी बताऊंगा कि आप कंजर्वेटिव क्यों कर रहे थे और ट्रेडिशनल में क्या मसला था, लेकिन आप ट्रूस एक्सेस क्यों कर रहे हैं? आप ट्रूस एक्सेस इसलिए कर रहे हैं कि जो आप बीच में डेंटिनल ब्रिज छोड़ रहे हैं, वो कहा जाता है कि वो डेंटिनल ब्रिज सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। Obviously, you cannot do true access in all the conditions, but you in some conditions when there is a superficial carious lesion, or when you have to do a vital crown prep, or uh, when you have to treat a tooth which has sensitivity and sensitivity leading to irreversible pulpitis, and the structure of the tooth is the coronal structure of the tooth is good enough, then you do this kind of preps. अगर कोई cavity लगी हुई है, कोई caries लगी हुई है, तो obviously you won't do it। ठीक है जी, अच्छा जी, होता क्या है, आप इसमें उसमें पॉइंट एक्सेस थी, इसमें आप ओरिफिस लोकेटेड, जितने ओरिफिस होंगे उसके हिसाब से आप एक्सेस लेंगे और अंदर जाकर क्लीनिंग करेंगे, और बीच में जितना भी डेंटीन है, डेंटिनल ब्रिज है, उसको आप सलामत छोड़ेंगे या उसको प्रिजर्व कर लेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं बिकॉज डेंटिन ब्रिज जो है वो कह रहे हैं कि वो सपोर्ट दे रहा है। ठीक है जी, अच्छा, ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी में क्या मसला था? कोई बता सकता है व्हाट वर द इश्यूज यहाँ पे? ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक एक्सेस कैविटी में इश्यूज क्या थे? एनीवन? What were the issues in traditional endodontic cavity? अच्छा जी,
ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी के इश्यूज ये थे कि इसमें एक चीज होती है जिसको कहते हैं पेरी सर्वाइकल डेंटिन. एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट पेरी सर्वाइकल डेंटिन? Pericervical dentine is actually the dentine 4 millimeter above the cervical area and 4 millimeter below the cervical area. This dentine is actually very important for the tooth. Why? ये वो डेंटिन है जो आपके दांत को मैकेनिकल सपोर्ट दे रही होती है. ठीक है, इसी डेंटिन को बचाने के चक्कर में हमने ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी को छोड़कर कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी में गए कि जो 4 मिलीमीटर अबव द सर्वाइकल एरिया डेंटिन है और 4 मिलीमीटर बिलो द सर्वाइकल एरिया डेंटिन है वो प्रिजर्व हो जाए. यही रीजन था कि आप इसी वजह से अब शिफ्ट हो गए हैं. सिंस आई एम टॉकिंग मोस्टली टू द पीजीज, सो दे मस्ट बी नोइंग द फाइल सिस्टम्स. कुछ ना पता हो तो प्लीज जरूर पूछें, सवाल पूछें. ठीक है, और अच्छा लगेगा इफ यू गाइस विल बी इन अ कन्वर्सेशन विद मी. ठीक है, इसी वजह से इस डेंटिन को बचाने के लिए पहले हमने कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी की तरफ गए कि छोटा एक्सेस खोलें, निंजा एक्सेस खोलें, टूस एक्सेस खोलें, कंजर्वेटिव एक्सेस खोलें, ट्रेडिशनली नहीं खोलें आप. ठीक है, जो छज्जा है पल्प हॉर्न का जो छज्जा है उसको बरकरार रखें ताकि वहां की डेंटिन भी बच जाए, उसके ऊपर सारी डेंटिन बच जाए. ठीक है, उसके बाद ये आए फाइल्स पे कि आपने जिन फाइल्स से अपनी इसको रूट कनाल को प्रिपेयर करना है वो फाइल्स का पहले किससे प्रिपेयर करते थे. पुराने जमाने में जो सिस्टम्स यूज होते थे, इनफैक्ट आज भी लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, और पुराने जमाने में जो यूज होता था जिस तरह क्राउन डाउन अप्रोच इसको कहते हैं, क्राउन डाउन अप्रोच. क्राउन डाउन अप्रोच में कौन सा बर यूज होता था, कोई बताएगा? जीजी बर यूज होता था, गेट्स ग्लिडन यूज होता था. और करते ही थे, यस एग्जैक्टली, गेट्स ग्लिडन करते ही थे कि 5 से शुरू करते थे, 4 3 2 1 और 5 से शुरू करते थे. अब 5 गेट्स ग्लिडन नंबर 5 का साइज बहुत बड़ा है. मेरे ख्याल से कोई बताएगा क्या साइज होता है गेट नंबर 5 का? मेरे ख्याल से 1 पॉइंट समथिंग 1.3 मिलीमीटर साइज होता है. यानी कि 1.3 मिलीमीटर साइज, यानी कि कोइंसाइडिंग नियर अबाउट 100 नंबर फाइल, मोर देन 100 नंबर फाइल, या मेरे ख्याल से नियर अबाउट 120 नंबर फाइल. तो इससे कोरोनल ओपनिंग की जाती थी. अब सारी जो डेंटिन है वो पेरी सर्वाइकल डेंटिन है. वही फ्लेक्सुरल फोर्सेस जो कस्पल फ्लेक्स, आपको क्या करना है, यू हैव टू रिड्यूस द कस्पल फ्लेक्सर्स. आपको कस्पल फ्लेक्सर्स को रिड्यूस करना है. जब पेरी सर्वाइकल डेंटिन ही मौजूद नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कस्प फ्लेक्स करेगा, फोर्सेस आएंगी, कस्प फ्लेक्स करेगा. अब पेरी सर्वाइकल डेंटिन को प्रिजर्व करने के लिए व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज दे स्टार्टेड शिफ्टिंग ऑन systems which could actually prepare the canals in a very conservative fashion. Like उन्होंने बोला कि आपको you don't need to do coronal opening, आपको कोरोनल फ्लेयर नहीं करना था. फ्लेयर करना भी है तो बहुत थोड़ा सा फ्लेयर करना है. You don't have to go with the GG bursts, you have to use SX फाइल. ठीक है, अब SX फाइल का टिप डायमीटर बहुत पतला होता है और ऊपर कोरोनली जाकर भी बहुत ज्यादा नहीं थिक होती. ठीक है, इसके अलावा आप, और ये नाइट आई होती है. दिस वाज स्टेनलेस स्टील बर्ड्स एंड दीज आर नाइट आई. ठीक है जी, निकल टाइटेनियम है, फ्लेक्सिबल अलग. ठीक है, दे विल रिड्यूस द लेस अमाउंट ऑफ डेंटिन. ठीक है, लेस कटिंग एफिशिएंसी एज कंपेयर टू SS. ठीक है, SX यूज करें, ओपनर्स यूज करें. ओपनर्स कौन कौन से टेपर में, कोई बताएगा हम ओपनर कौन कौन से टेपर में यूज करते हैं? ओपनर्स कौन कौन से टेपर में यूज करते हैं? एट 8% टेपर और 10% टेपर में हम यूज करें ओपनर्स. कोशिश करें इसको भी 8% टेपर. अच्छा जी, एक और आया रेजोल्यूशन आया कि नो नीड टू यूज ओपनर्स. ठीक है, यू डोंट यूज ओपनर्स. आप जो फाइल से एंड करने वाले हो अपनी, लेट्स सपोज you end up with, you are planning to end up with 3004, यानी कि
tip diameter will be 0.3, tip diameter will be 0.30 millimeter and the taper of the file would be 4%, यानी कि हर मिलीमीटर फाइल कितनी बढ़ रही है 0.04, ठीक है। तो इफ यू आर डूइंग दिस, इसका मतलब ये है कि आप ये फाइल पे एंड अप कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट करें इसी फाइल से, ठीक है, एंड यूज दिस फाइल फॉर कोरोनल ओपनिंग एज वेल। मतलब आपको जाहिर सी बात है कैनाल्स ऊपर से नैरो होती है, यू कैन नॉट यूज दिस फाइल डायरेक्टली और यू कैन नॉट ड्रिल डाउन दिस फाइल, क्योंकि फर्स्ट आई विल टेल यू द स्टेप्स ऑफ, जैसे जैसे आगे चैप्टर में चलेंगे तो स्टेप्स पे भी बात आएगी, लेकिन जस्ट गिविंग यू ताकि थोड़ा सा एक वार्म अप हो जाए। आप स्टार्ट करें विद पेटेंसी फाइल लाइक 8 और 10, you move into the canal, you actually locate the canal, ठीक है, you actually feel the canal, now you don't go through the length, आप पूरी लेंथ पे ना जाएं उसके, ठीक है, and then you take out the patency file and then you do some coronal flaring, ठीक है। why to do coronal flaring? ताकि आपका फर्स्ट कर्वेचर तक फाइल अनइम्पीडेड जाए, ठीक है, कोई इंपीडेंस ना हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आप जो फाइल से आपको एंड अप करना है वो फाइल को आप कनाल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और फाइल को पैसिवली लेकर जाएंगे, ठीक है, पैसिवली लेकर जाएंगे, एक्टिवली नहीं लेकर जाएंगे, यानी कि ये नहीं कि जितनी जा रही है अंदर डाल दिया आपने, टॉर्क को भी जो आपकी रेकमेंडेड टॉर्क है उस पर फाइल को रखेंगे एंड यू मूव इनटू द कनाल एंड देन जहां तक पैसिवली जा रही है आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो दिस विल एड यू अप इन कोरोनल फ्लेयरिंग। सो ये वाला लिटरेचर या ये वाली जो मसलक है वो ये कहता है, या ये वाली साइड जो है लिटरेचर की वो ये कहती है, यू डोंट नीड ओपनर्स एज वेल, बिकॉज ओपनर्स भी 10% टेपर में दे वुड बी रियली कॉम्प्रोमाइजिंग द पेरीसर्वाइकल डेंटिन, ठीक है जी। तो ये बात हो गई हमारी कि पेरीसर्वाइकल डेंटिन इतनी इंपॉर्टेंट थी, वो रेजिस्टेंस दे रही थी, इसकी वजह से हम इसको यूज कर रहे थे, ठीक है। और ये पेरीसर्वाइकल डेंटिन वाज अ रीजन जिसकी वजह से ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी को हमने डिसकंटिन्यू किया और कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी की तरफ आ गए। अच्छा, अब मसले क्या हो सकते हैं कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी में? ऑब्वियसली मसले क्या होंगे? सबसे पहले कन्वीनियंस फॉर्म नहीं है, कन्वीनियंस फॉर्म नहीं है, ठीक है, कन्वीनियंस फॉर्म नहीं है इसका मतलब आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तीसरा, डिक्रीज एफिकेसी ऑफ डिब्राइडमेंट हो जाएगी, ठीक है। चौथा, फाइल्स का ज्यादा मोर वेयर एंड टेयर होगा और फाइल जितनी ज्यादा छोटी कैविटी होगी इसका मतलब आप फाइल डालेंगे तो वो वक्त के साथ साथ उसको स्ट्रेट लाइन एक्सेस क्रिएट करेगी, तो फाइल्स वॉल से लग रही होगी और कोरोनल एरिया में टूटने का ज्यादा चांस होगा फाइल का, ठीक है। मोर वेयर एंड टेयर होगा, ठीक है। डिक्रीज अमाउंट ऑफ डिब्राइडमेंट, डिब्राइडमेंट अच्छी तरीके से नहीं होगी। नंबर 6, ठीक है, आपको अच्छा नजर नहीं आएगा, क्लियरली नजर नहीं आएगा आपको। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक एक पूरा मसलक है या एक पूरा एरिया है जो कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी के आज तक खिलाफ है, एंड दे से कि आप इसको कंजर्वेटिव या ट्रूस एक्सेस या निंजा एक्सेस की तरफ ना जाए, अगर जरूरत भी पड़ती है तो ना जाए, ठीक है जी। अच्छा, रिसेंट लिटरेचर ये कहता है कि खास तौर पे जो निंजा एक्सेस है और ट्रूस एक्सेस है उसके बारे में ये कहता है कि इसकी वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ता पेरीसर्वाइकल डेंटिन पे एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी, ठीक है। जो इन्होंने ब्रीफिंग दी है एंड में, सब करने के बाद एंड में जो ब्रीफिंग दी है, जेओई का आर्टिकल है सितंबर 2020 का 2021 का, उसमें उन्होंने यही ब्रीफिंग दी है कि ये सब करने की वजह से आपकी कन्वीनियंस फॉर्म भी खराब होती है, डिब्राइडमेंट भी कम होती है और पेरीसर्वाइकल डेंटिन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस इस फेवर में हैं कि आप कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी को यूज करें और आपको क्राउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज क्राउन का सिंपल रूल है, रेस्टोरेटिव इंडेक्स का सिंपल रूल है, इफ मोर देन थर्ड ऑफ द टूथ सरफेस इज लॉस्ट यू नीड अ क्राउन, और इफ एनी ऑफ द मार्जिनल रिजेस हैज बीन लॉस्ट यू नीड अ क्राउन, ठीक है। तो अगर आपका कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी में स्ट्रक्चर लॉस ही नहीं होता और आप उस सारे स्ट्रक्चर को अच्छी एडेसिव फिलिंग से, बायोमिमेटिक फिलिंग से या कोई ऐसी फिलिंग से जो कि डेंटिन को रिजेंबल करती है
प्रॉपर्टीज में उससे फिल आउट करते हैं तो यू विल एंड अप इन अ वेरी गुड restoration and the tooth will not lose its strength. ठीक है जी. रेस्टोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अच्छी एंडोडोंटिक कैविटी खोलते हैं, कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी खोलते हैं, तो आपने टूथ स्ट्रक्चर में लॉस किया है वो सिर्फ और सिर्फ 12% टूथ स्ट्रक्चर लॉस किया है आपने. ठीक है. तो एक पूरा एक मसला क्या, पूरी एक अलग कम्युनिटी है जो कि कहती है कि भाई हम ट्रेडिशनल ही खोलेंगे, हम ट्रेडिशनल ही खोलेंगे. इसमें सबसे बड़ा जो आता है बंदा आता है, वो उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोई मुझे बताए, जो कि प्रोटेबर को बनाने वाला है, प्रोटेबर यूनिवर्सल को इजाद करने वाला. अब जबरदस्त नाम है मेरे, एनीवन, किसी को उसका नाम पता है? खैर, मैं आप लोगों को मैसेज पे बता दूंगा, मुझे पता नहीं क्यों नहीं नाम याद आ रहा. देयर लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ हिम ऑन यूट्यूब एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस. ओके, सो ये हमने बात कर ली, ट्रेडिशनल की भी बात कर ली, कंजर्वेटिव की बात कर ली, कंजर्वेटिव में टूल्स की भी बात कर ली, और हमने उसकी भी बात कर ली, निंजा एक्सेस की भी बात कर ली. अब थर्ड टाइप ऑफ डिजाइन है. कोई बताएगा कौन सा टाइप ऑफ डिजाइन आ रहा है? कंप्यूटर असिस्टेड एंडोडोंटिक कैविटी. ठीक है जी. कंप्यूटर असिस्टेड एंडोडोंटिक कैविटी के बारे में कोई बताएगा कि कौन कौन सी तरह की आती हैं इसमें? वन विल बी स्टैटिक एंड वन विल बी डायनामिक. अच्छा जी, कंप्यूटर असिस्टेड एंडोडोंटिक कैविटी क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड एंडोडोंटिक कैविटी ये है कि सीबीसीटी की मदद से आपने, सीबीसीटी की मदद से आपने 3 डायमेंशनली, जिस दांत को आपने खास तौर पे ओपन अप करना है उसका 3 डायमेंशनल आपने व्यू लिया और एक स्टंट प्रिपेयर किया. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैड एंड कैम, की कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर असिस्टेड मिलिंग. सीबीसीटी को आपने उनसे लिंकअप किया और आपने एक स्टंट बनाया, और स्टंट को आपने दांत के ऊपर रखा, और स्टंट को दांत के ऊपर रख के आपने स्टैटिक गाइड की मदद से चैम्बर ओपनिंग की. ठीक है. दिस चैम्बर ओपनिंग वुड एक्चुअली बी अ काइंड ऑफ एन एक्सेस जो कि कंप्यूटर डिराइव्ड होगी. तो उसमें सारे प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे कि आपकी कैविटी कम से कम जितनी खुल सकती है खुले. ठीक है. लेकिन स्टैटिक गाइडेड का एडवांटेज तो ये हो गया कि, एडवांटेज क्या होगा इसका? एडवांटेज ये होगा कि आपको एक्सपीरियंस बंदा नहीं चाहिए. डिक्रीज एक्सपीरियंस, नो इश्यूज. ठीक है, एक बात हो गई, एडवांटेज हो गया. दूसरी बात ये हो गई, डिसएडवांटेज क्या होगा इसका? इंक्रीज अमाउंट ऑफ टाइम. जाहिर सी बात है, स्कैन्स लेंगे, टाइम लगेगा. एक और बात क्या हो गई इसके बारे में, डिसएडवांटेज दूसरा क्या हो गया? डिक्रीज एक्सेस. मोल पोस्टीरियर मोलर्स में स्टेंट रखने की जगह नहीं होगी, माउथ ओपनिंग कम होगी, तो एक्सेस आपको प्रॉब्लम कर सकता है. ऐसे दांतों में जहां पे आपकी सारा इक्विपमेंट नहीं पहुंच सकता, पोस्टीरियर टीथ है, कोई आपका मैल पोजिशन टूथ है, रोटेटेड टूथ है, वहां पे इशू आ जाएगा. द थर्ड थिंग इज इरिगेशन. इरिगेशन अच्छी तरीके से नहीं होगी. फोर्थ थिंग इज इंक्रीज टेम्परेचर. कोई स्केप रूट नहीं होगा. ठीक है, कोई हीट सिंक नहीं होगा, कोई स्केप रूट नहीं होगा जिसकी वजह से टेम्परेचर बाहर जा रहा हो. नॉर्मली आप कर रहे होते हैं, इफ यू आर डूइंग रबर डैम, इफ यू आर डूइंग इन रबर डैम एज वेल, तो आप क्योंकि स्टंट लगा हुआ होगा, आप डायरेक्ट उसमें बर करते हैं, उसमें आपके पास बर जब अंदर जा रहा होता है स्टंट के थ्रू, तो प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो रही होती. जब आप काट रहे होते हैं तो आपका आपका जो हैंड पीस होता है उससे पानी निकल रहा होता है, शावर हो रहा होता है, विच एक्चुअली कूल्स डाउन, which cools down the heat generated during the procedure. तो टेम्परेचर हीट भी जनरेट होगी, और हीट आप सबको पता है, क्या पता है कितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मसला होता है पीडियल टिश्यूज को? तो बताएगा एनीवन? greater than 10 degree rise in temperature.
ग्रेटर देन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो गया ये फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर अ मिनट एज वेल और फॉर मोर देन अ मिनट एज वेल, तो डेसिकेट करना शुरू कर देता है पेरिडोन्शियम को, पेरिडोन्शियल टिश्यूज को डेसिकेट करना शुरू कर देता है। यू डोंट वांट दैट। तो स्टैटिक इसीलिए जो है इतनी कामयाब नहीं है, लेकिन स्टैटिक गाइडेंस आज भी चल रही है, लोग आज भी कर रहे हैं, इस पे भी वर्कअप हो रहा है। और वर्कअप क्यों हो रहा है? बिकॉज उनके स्पेशलाइज केसेस में जहाँ कैल्सिफाइड कनाल्स हो, जहाँ पे डिफिकल्ट हो, वहां पे आपको सीबीसीटी बहुत अच्छी गाइड दे देता है और डेप्थ की भी गाइड दे देता है कि इतनी डेप्थ में जाना है और इतनी डेप्थ में भर पेनिट्रेट करेगा, उसके नीचे भर पेनिट्रेट नहीं करेगा। सो दिस एक्चुअली इज वेरी बेनिफिशियल इन केसेस जहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो और आप फ्री हैंड नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, दिस वाज स्टैटिक गाइडेड कंप्यूटर असिस्टेड, नाउ डायनेमिक गाइडेड कंप्यूटर असिस्टेड। डायनेमिक गाइडेड की मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इफ यू गाइस वांट अ सेपरेट लेक्चर फॉर दिस, तो हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में इसको कंप्लीटली कवर कर लेंगे। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं बिकॉज दिस इटसेल्फ इज अ कंप्लीट टॉपिक। बहुत रिसर्चेस जेओई में भरी हुई है, जर्नल ऑफ एरोनॉटिक्स में भरी हुई है। आईएमएम के लिए डायनेमिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैटिक फिर भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन डायनेमिक में होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। डायनेमिक में होता यह है कि पेशेंट का सबसे पहले सीबीसीटी स्कैन होता है, ठीक है। और सीबीसीटी स्कैन होता है और सीबीसीटी स्कैन को आप एक ऐसी डिवाइस से, जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग डिवाइस होती है, उससे आप उसको कोरिलेट कर लेते हैं। और एक कैमरा लगा हुआ होता है, वो कैमरा एक्चुअली आपकी पोजीशन को देख रहा होता है। अब इसमें आप वेरीफाई कर लेते हैं डायनेमिक में कि अच्छा डायनेमिक एग्जैक्टली है क्या। डायनेमिक इज आप काम कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, ठीक है। मतलब यू विल बी वर्किंग ऑन द टूथ with the help of the CBCT. CBCT will actually be guiding you. It will be a free hand job. You'll keep your handpiece on a position, and that position will be actually verified by the CBCT that whether you are penetrating in the right angle or not, or at the right depth or not. Okay. Actually, CBCT will aid you, and this will be all in real time. ठीक है। तो उसका पूरा प्रोसेस है कि वो सीबीसीटी को पहले ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से लिंकअप किया जाता है और एक कैमरा लगाया जाता है जो आपको देख रहा होता है और वो सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है। और जब आप अपना हैंड पीस रखते हैं टूथ के ऊपर, तो वो आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बता देती है वेदर यू आर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लेट सपोज ये आपका टूथ है, ठीक है। अब आपको इसकी ओपनिंग करनी है, आपने इधर बर रखा, ठीक है। इधर बर रखा आपने, जैसा आपको करना है अकॉर्डिंग टू द सीबीसीटी, आपको ओपन अप करना है इसको। आपने जब इधर बर रखेंगे इसको ओपन अप करने के लिए, तो यहाँ पे एक ऐसा डार्ट आ जाएगा, ठीक है। आप जब बर यहाँ रखेंगे तो दिस विल शो यू आर एट द राइट पोजिशन, ग्रीन लाइट हो जाएगी है। लेट सपोज यू पुट द बर हियर, ठीक है। it will show that you are deviated to this side and you should come to this side. So this is real time navigation actually. By the help of real time navigation, the CBCT will actually guide you where to drill and where not to drill, ठीक है। डायनेमिक नेविगेशन के अपने बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इफ यू गाइस वांट मी टू कमेंट ऑन दैट, ठीक है। तो हमने जो अब तक बात की है थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी की बात कर ली, हमने कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक कैविटी में दो चीजों की बात कर ली, एक निंजा एक्सेस की बात कर ली और एक ट्रूस एक्सेस की बात कर ली, ठीक है। और हमने कंप्यूटर असिस्टेड एंडोडोंटिक कैविटी की बात कर ली या कंप्यूटर असिस्टेड एंडोडोंटिक एक्सेस की बात कर ली, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड में भी हमने दो बात कर ली, एक स्टैटिक की बात कर ली और एक डायनामिक की बात कर ली, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अ लिटरेचर बैकग्राउंड। देना मकसद ये था कि यू शुड बी वेरी मच अवेयर व्हाट इज एक्चुअली गोइंग इन द लिटरेचर। आईएमएम के कैंडिडेट्स को भी पता होना चाहिए, अक्सर ये चीजें वाइवा में टॉक्स में पूछ ली जाती, ठीक है। सो दिस वाज अ वार्म अप जस्ट बिकॉज अगर कोई लेट ज्वाइन करता है तो एक्चुअली टॉपिक को मिस ना करे और जिन्होंने अर्ली ज्वाइन किया उनका बहुत सारा फायदा हो जाए, ठीक है जी। तो स्टार्ट करें फिर एग्जैक्टली लेक्चर फ्रॉम द पाथवेज ऑफ पल्प। ठीक है जी, तो पाथवेज ऑफ पल्प से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट्स वी हैव राइट नाउ?
16. ओके, सही है। ओके, तो टूथ मॉर्फोलॉजी और एक्सेस में सबसे पहले जो चैप्टर में डिफाइन किया गया है वो किया गया है कि आप सबसे पहला जो काम है आपका, नाउ कमिंग टू हार्ड कोर पाथवेज ऑफ पल्प, ठीक है। आई ट्राई टू कवर पेज बाय पेज सो दैट एवरीथिंग गेट्स कवर्ड, ठीक है जी। तो सबसे पहले व्हाट द बुक सेज इज कि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आया है टूथ के साथ, तो आप उसके टूथ का मोर देन 2 एंगुलेशंस पे रेडियोग्राफ करेंगे, ठीक है। मोर देन 2 हॉरिजॉन्टल एंगुलेशंस पे रेडियोग्राफ करेंगे, और ये 2 हॉरिजॉन्टल एंगुलेशंस 20 डिग्री भी हो सकती, 20 डिग्री या 40 डिग्री हो सकती हैं, डिपेंड्स, वेरीज फ्रॉम टूथ टू टूथ, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन का मकसद ये है कि आपको जब एक एंगुलेशन से दूसरी एंगुलेशन की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें नजर आ जाएंगी। लेट्स सपोज एक मैक्सिलरी प्रीमोलर है या फर्स्ट या मैंडिबुलर मोलर है, तो जब आप उसको मीजली मूव करेंगे या डिस्टल मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे एक्सरे की कोन को, तो आपको पीछे वाली रूट भी नजर आ जाएगी। तो ये 20 और 40 डिग्री एंगुलेशन होती है। मैंडिबुलर मोलर में हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन सिर्फ 40 डिग्री भी की भी कर ले तो इट इज इनफ, ठीक है जी। इसके बाद एक रूल बताया है पाथवेज ऑफ पल्प ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड अ फास्ट ब्रेक रूल। कोई बताएगा ये रूल क्या होता है? ये आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? Can you guys see this PowerPoint presentation? भाई बता भी दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो व्हाट इज फास्ट ब्रेक रूल? फास्ट ब्रेक रूल ये है कि लेट सपोज ये आपको रेडियोग्राफ नजर आ रहा होगा, तो एक्चुअली होता क्या है रेडियोग्राफ में कि ये आपको कनाल नजर आ रही है, ठीक है, यू कैन सी दिस कनाल, राइट? दिस कनाल इज